पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने मिशन इनोवेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। नाम दिया गया मिशन इनोवेशन 2.0। आखिर ये मिशन इनोवेशन क्या है, यानी इसका पहला चरण क्या है, क्यों दूसरे चरण की शुरुआत की गई और जलवायु परिवर्तन से निपटने में ये किस तरह सहायक है। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में बात इसी पर। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत है, यानी इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ नया बनाने, कुछ नया रचने की बहुत ज़रूरत है। वजह है कि इससे हम नवीकरणीय ऊर्जा को और ज़्यादा सस्ता और विश्वसनीय बना सकेंगे। इसके लिए हमें अपने विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन इनोवेशन की घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते से अलग की गई थी, यानी ये उससे अलग है। इसमें 24 सदस्य देश हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। इन सभी का उद्देश्य वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार यानी क्लीन एनर्जी इनोवेशन में तेजी लाना है और एक वैश्विक पहल के रूप में उसे आगे बढ़ाना है। मिशन इनोवेशन की घोषणा के दौरान सभी सदस्य देशों ने यह तय किया कि अपने अपने प्राथमिक क्षेत्रों का हम चयन करेंगे और 5 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार निवेश को यानी क्लीन एनर्जी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। प्रतिबद्धता उन्होंने वहां पर दिखाई। सभी सदस्य देशों ने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया, नीतियां बनाने की बात कही, कानून उसी के अनुसार अपनाने की बात कही और कहा कि हम अपने अपने फंड्स का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे ताकि क्लीन एनर्जी इनोवेशन में तेजी आ सके। इसका सीधा सा मतलब है कि मिशन इनोवेशन का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना है, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है और इनोवेशन की क्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये बताना है कि अगर हम कुछ इनोवेट करते हैं तो उससे इस समस्या से पार पाया जा सकता है। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन इनोवेशन की शुरुआत के दौरान अपना भाषण दिया था तो कहा था कि नवाचार से जुड़ी हमारी पहल महज बाजार प्रोत्साहनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सार्वजनिक उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा भी शामिल रहे। अपने शुरुआती शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मानवता का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के मुहाने पर रहने के साथ साथ सूर्य के अस्त होने के बाद अंधकार में रहकर अपना जीवन यापन करता है। उन्हें अपने घरों को रोशन करने और अपने भविष्य को नई दिशा प्रदान करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। यही नहीं बल्कि जीवाश्म ईंधन से संचालित औद्योगिक युग के नतीजों को सबसे ज्यादा गरीब वर्ग ही भुगत रहा है। इसलिए ये संपन्न वर्ग का भी दायित्व होना चाहिए कि वो स्वच्छ ऊर्जा के विकास में अपना योगदान दे सके। मिशन इनोवेशन एक ऐसी ही पहल थी जिसकी बदौलत स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीक सभी के लिए उपलब्ध, सुलभ और सस्ती होने का दावा किया गया। अभी तक हुए प्रयासों को देखें तो स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी प्रौद्योगिकी और लागत की दिशा में प्रगति भी हुई है और प्रयासों में तेजी भी आई है। यहाँ तक कि कार्बन उपयोग वाले नए युग में नई अर्थव्यवस्था की नींव भी डली है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े कई उद्योग सामने भी आए हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। जब भी कोई नया काम होता है तो उसके साथ चुनौतियां आना लाजमी है। मिशन नवाचार की चुनौतियों की बात करूं तो मिशन नवाचार में कुल 8 चुनौतियों की बात कही गई, जिसे 8IC यानी इनोवेशन चैलेंज 8IC के नाम से दर्शाया जाता है। IC1 है स्मार्ट ग्रिड। चैलेंज 2 की बात करूं तो ऑफ ग्रिड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी की बात कही गई। IC3 में कार्बन कैप्चर यानी कार्बन को कैसे कैप्चर किया जाए उसकी बात कही गई। इनोवेशन चैलेंज 4 में सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की बात कही गई कि सतत बायोफ्यूल की उपलब्धता एक चैलेंज है। IC5 में कन्वर्टिंग सनलाइट यानी सनलाइट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ऊर्जा के रूप में, वो चैलेंज है। IC6 क्लीन एनर्जी मटीरियल यानी क्लीन एनर्जी के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ेगी वो एक चैलेंज है। इनोवेशन चैलेंज 7 अफोर्डेबल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स यानी बिल्डिंग गर्म हो और तुरंत ठंडी हो जाए और ये सब कुछ अफोर्डेबल रेट पर हो, ये एक चैलेंज है। और IC8 अंतिम चैलेंज बताया रिन्यूएबल एंड क्लीन हाइड्रोजन की नवीकरणीय
और स्वच्छ उपलब्धता। तो ये 8 चैलेंज मिशन इनोवेशन के दौरान बताए गए और कहा गया कि इन्हीं चैलेंजेस से पार पाना मिशन इनोवेशन का उद्देश्य होगा। अब बात करते हैं मिशन इनोवेशन 2.0 की कि ये दूसरा चरण लाया क्यों गया। तो इन्हीं नवाचार में तेजी लाने के लिए एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी सदस्य 2.0 को विकसित करने के लिए एक सहमत हुए और कहा कि दूसरे चरण में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, सीखने में तेजी लाई जाएगी और वर्तमान गतिविधियों पर एक मंच का निर्माण किया जाएगा जहां पर अपनी अपनी बात को सब रख सकेंगे। साथ ही पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन अलायंस पर जोर दिया गया, यानी लागत, पैमाने और ऊर्जा की उपलब्धता और उसे सुगम बनाए जाने के लिए सार्वजनिक और निजी गठजोड़ जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारत ने क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की। हिंदी में इसे कहेंगे स्वच्छ ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय ऊष्मायन केंद्र। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इस केंद्र को स्थापित किया और स्टार्टअप नवाचार पारिस्थितिकी का सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है सोलर एनर्जी की क्षमता में बढ़ोतरी। भारत ने अपनी सौर क्षमता में 13 गुना वृद्धि करके अपने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को 134 गीगावाट तक बढ़ा दिया है और ये कुल बिजली उत्पादन का लगभग 35% है। इसी तरह नेशनल सोलर मिशन भी है जो जलवायु परिवर्तन पर नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। भारत का उद्देश्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का है। अगर जैव ईंधन की बात करें तो मिशन इनोवेशन के साथ ये भी मेल खाता है और भारत पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल मिश्रण के अनुपात को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आप जानते हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 यानी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का उद्देश्य 2030 तक पेट्रोल में 20% और डीजल में 5% तक इथेनॉल का मिश्रण करना है, यानी बायोडीजल ब्लेंडिंग बाय द ईयर 2030। इसके अलावा उज्ज्वला योजना आप सभी जानते हैं स्वच्छ ईंधन से खाना पकाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और 2016 में लॉन्च की गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे अपनी तेल कंपनियों के माध्यम से संचालित करता है। इन सब के अलावा इंडिया और स्वीडन यानी भारत और स्वीडन ने एक पार्टनरशिप के तहत अवॉइडेड एमिशन फ्रेमवर्क ढांचा विकसित भी किया। इस साझेदारी के तहत वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 100 मिलियन टन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन इनोवेशन को 6 मेजर कोलैबोरेटर्स से सहायता मिल रही है जिसमें BEC यानी ब्रेक थ्रू एनर्जी कोलिशन, GCOM, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, WBG यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल है। कुल 25 सदस्यों वाले इस मिशन इनोवेशन की शुरुआत पेरिस समझौते से अलग की गई थी। पेरिस समझौता मैं मानकर चल रहा हूं कि आप जानते होंगे, फिर भी हल्का सा इशारे के तौर पर बता देता हूं कि एक पर्यावरणीय समझौता है और जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा इसे अपनाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना है ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। तो ये कुछ जानकारी थी जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए समझौतों के बारे में जिसमें हमने मुख्य रूप से मिशन इनोवेशन की बात कही। और अब आज का सवाल, आपको बताना है कि वो पहला देश कौन सा है जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की थी। विश्व का पहला देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपको उस देश का नाम बताना है। उसका जवाब मैं आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। नए पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।